नमस्कार। आज हम पश्चिमी यूरोप के एकीकरण का प्रभाव और पूर्वी यूरोप का एकीकरण का प्रभाव इस पर चर्चा करेंगे। पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा सैनिक व राजनीतिक एकीकरण से वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार हुआ। यूरोपियन देशों में निराशा के वातावरण का अंत हुआ और एक नवीन चेतना का जन्म हुआ। पश्चिमी यूरोप का आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण अमेरिकी नेतृत्व में होने के कारण इसकी प्रतिक्रिया सोवियत संघ पर हुई। सोवियत संघ ने प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्वी यूरोप के देशों पर अपना नियंत्रण और अधिक कठोर बना दिया। इससे सोवियत अमेरिकी संबंधों में कटुता आई और शीत युद्ध की शुरुआत हुई। पूर्वी यूरोप का एकीकरण। पूर्वी यूरोप से अभिप्राय सामान्यतः उस क्षेत्र से है जो उत्तर में स्टेटिन से लेकर दक्षिण में ट्रिस्टे तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के सीमांत फिनलैंड, सोवियत संघ और तुर्की के सीमांतों से मिलते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया और अल्बानिया के राज्य शामिल किए जाते हैं। पूर्वी यूरोप के इन समाजवादी राज्यों का क्षेत्रफल 8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिनमें लगभग 12 करोड़ लोग निवास करते हैं। पूर्वी यूरोप के देशों को साधारणतः सोवियत संघ के पिछलग्गू देशों के नाम से पुकारा जाता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद इन देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना में सोवियत संघ ने उल्लेखनीय सहायता दी। स्टालिन का यह विश्वास था कि सोवियत संघ की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उसकी पश्चिमी सीमा पर स्थित पूर्वी यूरोपीय राज्यों में सोवियत रूस के प्रति सद्भाव व मैत्री रखने वाली सरकारें स्थापित की जाए। सौभाग्यवश द्वितीय विश्वयुद्ध परिस्थितियां उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल मिली। जिस समय युद्ध बंद हुआ, रूसी लाल सेनाएं मध्य यूरोप तक अपना अधिकार किए बैठी थी। पूर्वी यूरोप के सभी देशों को जर्मनी की दासता से उन्हें ही मुक्ति दिलाई थी। इन देशों की साम्यवादी पार्टियों ने ही जर्मनी के विरुद्ध लड़े जाने वाले छापामार संघर्षों का नेतृत्व किया। साम्यवादी रूस के प्रति इन राज्यों में अपार सहानुभूति थी, अतः स्टालिन ने इस सद्भावना का लाभ उठाकर चौथाई से इन राज्यों में साम्यवादी शासन की स्थापना के सफल प्रयास किया। द्वितीय महायुद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियतीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पूर्वी यूरोप का सैनिक व आर्थिक एकीकरण। पहला, वार्सा पैक्ट या पूर्वी यूरोपीय संधि संगठन। जब पश्चिमी जर्मनी भी 9 मई 1955 को नाटो का सदस्य बना लिया गया तो पश्चिमी राष्ट्रों में जर्मनी का पुनः शस्त्रीकरण कर दिया, तो इससे सोवियत संघ तथा अन्य पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों के लिए चिंतित होना स्वाभाविक था। पश्चिमी शक्तियों ने नाटो, सीटो, सेंटो द्वारा सोवियत संघ के इर्द गिर्द घेरने की स्थिति पैदा कर दी थी। अतः यह स्वाभाविक था कि सोवियत संघ सैनिक संगठन का उत्तर सैनिक संगठन या गठबंधन द्वारा देता। साम्यवादी राष्ट्रों का एक सम्मेलन 11 से 14 मई 1955 को वार्सा में बुलाया गया। इस सम्मेलन में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के 7 राष्ट्रों अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड तथा रोमानिया ने भाग लिया। यूगोस्लाविया ने इसमें भाग नहीं लिया। चीन के प्रतिनिधि ने इस सम्मेलन में एक प्रेक्षक के रूप में भाग लिया। 14 मई 1955 को सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों ने मित्रता एवं पारस्परिक सहयोग की 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे पूर्वी यूरोपियन संधि संगठन अथवा वार्सा पैक्ट संधि कहते हैं। इस संधि की भूमिका में यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की पद्धति के स्थापित करने पर बल दिया गया और यह कहा गया कि पश्चिमी यूरोप के संधि के निर्माण से तथा पश्चिमी जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण से आवश्यक हो गया है कि वे अपनी सुरक्षा सुदृढ़ करें और यूरोप में शांति स्थापित करें। इस पैक्ट की प्रमुख व्यवस्था धारा 3 में है, जिसके अनुसार यदि किसी सदस्य पर सशस्त्र सैनिक आक्रमण होता है तो अन्य देश उसकी सैनिक सहायता करेंगे। इसके लिए धारा 5 में एक संयुक्त सैनिक कमान बनाई गई। सैनिक सहयोग के अतिरिक्त वार्सा संधि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग की व्यवस्था भी करती है। इसमें इस बात की भी व्यवस्था है कि संधिकर्ता राष्ट्र पारस्परिक संबंधों में शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांति में साधनों से सुलझाने का प्रयास करेंगे। वार्सा संधि का मुख्य अंग राजनीतिक परामर्शदात्री समिति है। आवश्यकता पड़ने पर यह सहायक अंगों की स्थापना कर सकती है। प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि राजनीतिक परामर्शदात्री समिति का सदस्य होगा। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार अवश्य होंगी। दूसरे कार्यों में सहायता करने के लिए सचिवालय में है, जिसका सर्वोच्च पदाधिकारी महासचिव होता है। आगे चलकर वार्सा संगठन में 7 सदस्य रह गए। अल्बानिया इस संगठन का सदस्य नहीं रहा। 27 अप्रैल 1985 में एक निर्णय द्वारा 30 वर्षीय वार्सा पैक्ट संधि के काल को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। अपने मूल रूप में वार्सा पैक्ट नाटो संधि का ही प्रतिरूप कहा जा सकता है।
नाटो तथा वार्सा पैक्ट में दो अंतर हैं। पहला, वार्सा पैक्ट विश्व के सभी देशों के लिए खुला था, जबकि नाटो में नए सदस्यों की भर्ती सभी पूर्ववर्ती सदस्यों की सर्वसम्मति से ही संभव थी। दूसरा, वार्सा पैक्ट एक अस्थायी संधि थी जो केवल उसी समय तक थी जब तक संपूर्ण यूरोप में एक सामूहिक सुरक्षा समूह की स्थापना नहीं हो जाती। 1989-19 में पूर्वी यूरोप में स्वतंत्र और लोकतंत्रता की बहार आई। पूर्वी यूरोप में हुई राजनीतिक उथल-पुथल व शीत युद्ध की अंत्यक्रिया की प्रक्रिया के साथ ही 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट समाप्त कर दिया गया। दूसरा, पारस्परिक आर्थिक सहायता की परिषद। इस संगठन की स्थापना अप्रैल 1949 में की गई। इसके संस्थापक सदस्य थे बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया तथा सोवियत संघ। 1950 में अल्बानिया और पूर्वी जर्मनी ने भी इस संगठन की सदस्यता ग्रहण कर ली। 1962 में मंगोलियाई गणराज्य तथा 1964 में यूगोस्लाविया के साथ CMEA के संबंध स्थापित हो गए। इस संगठन में सभी सदस्य राष्ट्रों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता था तथा इसकी सदस्यता ऐसे प्रत्येक देश के लिए खुली हुई थी जो उसके मूलभूत सिद्धांतों में आस्था रखता हो तथा सदस्यता में निहित उत्तरदायित्व को पूरा करने को तैयार हो। 30 वर्षों तक के इस संगठन के माध्यम से पूर्वी यूरोप के देशों तथा मंगोलिया और सोवियत संघ के बीच आर्थिक क्षेत्र में बहुत सहयोग हुआ। इस सहयोग से सभी सदस्य लाभान्वित हुए। यह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन था जिसमें 8 समाजवादी देश सम्मिलित थे और जिनकी जनसंख्या लगभग 34 करोड़ थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 10% थी। 1970 के बाद CMEA के सदस्य राज्यों में आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया बहुत अधिक तेज हो गई। 1971 में इन देशों की राष्ट्रीय आय में 2% की वृद्धि हुई, जबकि इसी काल में पश्चिम के सभी औद्योगिकृत देशों में यह वृद्धि 6.3 से अधिक नहीं थी। तीसरा है कॉमिनफॉर्म, कम्युनिस्ट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। सितंबर 1947 में सोवियत संघ, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, फ्रांस और इटली के साम्यवादी देशों के प्रतिनिधि पोलैंड की राजधानी वार्सा में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने बेलग्रेड में एक साम्यवादी सूचना कार्यालय खोलने का निश्चय किया। कॉमिनफॉर्म का उद्देश्य यूरोप में सामान्य साम्यवादी नीतियों को क्रियान्वित व समायोजित करना था। यह पूरी तरह सोवियत संघ के नियंत्रण में था। कॉमिनफॉर्म के माध्यम से पूर्वी यूरोपीय राज्यों की साम्यवादी सरकारों को संगठित करने और साम्यवादी कार्य पद्धति में दीक्षित करने में स्टालिन को पर्याप्त सफलता मिली। काफ़ी बड़ी संख्या में रूसी इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी और सेना प्रशिक्षण उन देशों के पुनर्निर्माण कार्यों में सहायता देने के लिए भेजे गए। लास्ट है इसमें पूर्वी यूरोप के एकीकरण का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों का जो आर्थिक एकीकरण हुआ उससे इन देशों की आर्थिक शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुई। पूर्वी यूरोप के इस एकीकरण का विश्व राजनीति के ऊपर एक व्यापक प्रभाव पड़ा। विश्व संगठन में ये देश सामान्यतः एक ही प्रकार से मतदान करते थे। समाजवादी देशों की यह संगठित शक्ति पश्चिम की साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। पिछले कुछ वर्षों में समाजवादी देशों की एकता में दरारें दिखाई देने लगी। पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में जो कुछ हुआ उसे इसी संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। चीन के समर्थक अल्बानिया को वार्सा संधि से निकाल दिया गया। रोमानिया अपनी भूमि से रूसी फौजें हटाना चाहता था। रोमानिया ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता ग्रहण कर ली। चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड में विरोध की ज्वालाएं उभरने लगी। निष्कर्ष, आज यूरोप बदलाव और संकट के कगार पर खड़ा है। कैटालोनिया स्पेन ने हाल ही में स्पेन से अलग होने का फैसला किया। कैटालोनिया का पड़ोसी प्रदेश बास्क कंट्री भी आज़ादी की मांग उठाता रहा है। बास्क स्पेन सरकार को कर राजस्व नहीं देता। इटली का सार्डिनिया क्षेत्र अधिक स्वायत्तता की मांग करता है। ब्रिटेन के वेल्स में काफ़ी समय से आज़ादी की मांग रही। इटली के वेनेटो एवं पडानिया में भी पिछले अनेक वर्षों से अलग होने की मांग रही। स्कॉटलैंड में ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने के लिए पिछले लंबे समय से मांग रही है। पिछले 7-8 वर्षों में यूरोपीय संघ भी अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। पहले ग्रीस का आर्थिक संगठन, ब्रेग्जिट, शरणार्थियों की समस्या, स्पेन से कैटालोनिया के अलग होने के प्रयास जैसी अनेक समस्याएं यूरोपीय संघ के सामने आई हैं। कई देशों में आतंकी हमले भी हुए हैं। संक्षेप में, आज यूरोपियन एक्सप्रेस रिवर्स गियर में चल रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जहां यहाँ के विभिन्न राष्ट्र व क्षेत्र एक दूसरे से एकजुट हो रहे थे, वे अब अलग अलग 7 दशक के बाद अलग अलग होने की राह पर है। इसे हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रस्फुटन भी कह सकते हैं। थैंक यू।